हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का 2022 का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि हिंदी का, विज्ञान का, गणित का, और इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप सभी को 2023 के बोर्ड के पेपर में किस तरीके से बोर्ड की कॉपियां लिखना है, किस तरीके से फिलअप करना है, क्या बोर्ड के पेपर में गलतियां नहीं करना है, वो ही मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, साथ में दिखाने वाला हूं। तो आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 का ओरिजिनल पेपर है और 825 BX इस पेपर का कोड है। आइए इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताएंगे, ध्यान से देखना। और 2023 के बोर्ड के पेपर के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आइए सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हो कि अनुक्रमांक यहाँ पे देगा, रोल नंबर जो कि 7 अंकों का या 8 अंकों का आपका होगा, यहाँ पे लिख सकते हो। अपना नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ समय आपका दिया रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट पेपर पढ़ने का और 3 घंटा पेपर हल करने का। पूर्णांक आपका 70 का 70 नंबर ही रहेगा, पूर्णांक में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आपका यहाँ पे 3 घंटा अभी मिल रहा है, 3 घंटा में 1 घंटा जो मिलेगा, आप सभी को पता है कि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। और चेंज इस प्रकार का हुआ है कि जो अभी आप यहाँ पे 6 बहुविकल्पी देख रहे हो, सीधे सीधे पूरे पेपर में 20 MCQ आप सभी को देखने को मिलेंगे। और 20 MCQ को हल कैसे करना है, आप सभी को आंसर शीट पे ही OMR शीट दिया जाएगा और उस OMR शीट को क्या करना है, उस 20 MCQ को 1 घंटा में हल करना है। यानी कि 3 घंटा में 1 घंटा बस खाली MCQ को हल करना है, बाकी बचे 2 घंटे, 2 घंटे में इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है, यानी कि लिखना है, लिखित रूप से देना है। इतना बस समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड क और खंड ख में। खंड क में बहुविकल्पी और खंड ख में आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे के सारे अंक उनके सम्मुख दे दिए जाएंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझ सकते हो जो कि खंड क है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देख लो, अगर इसको देख लोगे तो बोर्ड के पेपर के लिए आप आसानी से 90% स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942, 1947। तो बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1942 ईस्वी के दौरान इस संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मताधिकार कहने का सेंस क्या है, आपका कितना वर्ष एज हो जाएगा कि आप मत डाल सकते हो, वोट डाल सकते हो। तो सभी को पता है कि वोट डालने का जो उम्र होता है 18 वर्ष होता है, 18 साल होता है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? देखो ये एक नारा है, ठीक ना, एक ये स्टेटमेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अपना जो राज है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये बात किसने बोली थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ये जो बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोली गई थी। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1939, 1919 और 1942। तो सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध था इसकी जो शुरुआत की गई थी, स्टार्ट ये हुआ था सन 1914 ईस्वी के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? आप समझ सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला स्थापना यहाँ पे पूछ दिया, उसके बाद यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर यानी कि इसका कहाँ पे है ये पूछ दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा में। कहाँ पे है? वो है जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन, एक बात आप सभी लोग समझ रहे हो कि देखो एक नारा यहाँ पे पूछ दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये बात किसने बोली थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो आप सभी को कम से कम नारे और हेडक्वार्टर पे फोकस जरूर करना है। और युद्ध वाला यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, कब इसका समापन किया गया था, ये आप सभी लोग जरूर तैयार करके जाना। अगर आप बोर्ड के पेपर में अच्छे अंक स्कोर करना चाहते हो तब, और नहीं स्कोर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये किसका नारा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो महात्मा गांधी है इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और यही राष्ट्रपिता जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया था, ठीक ना, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन ये है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन को समझेंगे कि 2 अक्टूबर को जन्म देने वाले या जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही मनाया था अक्टूबर में, 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का जन्मदिन है। उसी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। क्या बोलेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों ही एक ही दिन पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए कि फ्रांस की क्रांति से कौन से ऐसे 2 दार्शनिक हैं जिनका नाम यहाँ पे लिख देना है। आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विधियां या किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताएं के बारे में वर्णन करिए। आराम से 2 लाइन लिख दोगे, 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो सबसे अजूबा चीज यहाँ पे देखो कि अति लघु उत्तरी के बाद लघु उत्तरी चीज, और लघु उत्तरी में कम से कम आप सभी को 5 या 6 लाइन लिखना होगा, अधिक नहीं लिखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो भाग लिए। नाम लिख दो, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय या गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस, किसी का भी आप 3 व्यक्ति का नाम लिख करके उनके बारे में 2 लाइन लिख दोगे, आसानी से आप 3 नंबर यहाँ से पा सकते, ठीक। या आपको ये नहीं आ रहा तो ये भी लिख सकते हो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। 3 कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई? आपस में यूनिटी ना होना, ठीक, कोई भी नियम कानून का पालन ना करना, या अंग्रेजों का सपोर्ट कर देना। तो क्या हो जाएगा? मेन रीजन हो जाएंगे जो हम पहली बार फेल हो गए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन करिए। किस तरीके से सांप्रदायिकता को दूर की जा सकती है, उसके 3 कारण लिख देना है, 3 उपाय लिख देना है। या आप ये भी कर सकते हो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखो। तो कौन कौन से आंदोलन है उनके बारे में लिख दो, चौरी चौरा कांड वाला लिख दो, ठीक ना। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन ये है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में, यानी कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है। आसानी से 1-2 पन्ने लिख दोगे, आपका आसानी से नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है तो इसको 2-4 पन्ने लिखोगे तभी आपका नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां है, इसके बारे में लिख देना है। 10-20 लाइन लिख दोगे, आसानी से नंबर मिल जाएगा। याद, आपको ये अगर नहीं आ रहा तब ये करना कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त है। समझ सकते हो कि इंडिया में आज भी लोग जातिवाद का कास्टिज्म को लेकर के डिस्कस में रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, अब मानते भी हैं। तो असमानताएं कौन कौन सी है आप सभी को, मतलब छुआछूत, पानी ना पीना, खाना ना खाना, किसी के मतलब कि शादी विवाह में ना जाना, किसी के मरने में ना जाना, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले स्थापना दिवस का लिख देना है, कब हुआ था, उसके बाद इसके मेन क्या क्या उद्देश्य है उसके बारे में लिख देना था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद, ये अगर नहीं आ रहा तब ये करना कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, इसके बारे में लिख देना। अब यहाँ पे देखो मानचित्र कार्य आ गया। अब मानचित्र कार्य अति महत्वपूर्ण कार्य है, यहाँ से आप सभी को 5 नंबर मिल जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या होगा कि वह आसान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सबसे पहले प्लेस का नाम लिख देना और प्लेस को मानचित्र में दर्शा देना है।
आसानी से 1 नंबर पा जाओगे। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ सभी को पता है, लखनऊ है। तो लखनऊ मैप में है कहाँ, उसको दर्शा देना है, 1 नंबर यहाँ से पा जाओगे। इसी तरीके से वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसको प्लेस दर्शा देना है। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद की फांसी शहीद हुए थे, उसके बारे में हम लिख देना है, खाली प्लेस को दर्शा देना है, आसानी से नंबर पा जाओगे। और वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, उसके बारे में लिख देना, ठीक। और यहाँ पे ये देखो दृष्टिबाधित के लिए ये वाला है, ठीक। इसी तरीके से आइए अब खंड ख को स्टार्ट करते हैं। खंड ख में फिर बहुविकल्पी आ गया और ये जो इतिहास भूगोल से होगा, ठीक ना। क्वेश्चन ये है कि कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि, इसका नाम क्या है, झूम कृषि, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि किस राज्य में होती है बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो जो झूम कृषि है ना, झूम कृषि, ये भारत के मिजोरम राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन कनेक्शन से कुछ समय बाद ही खत्म भी होने के चांसेस हैं। कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। तो इसमें पेट्रोलियम क्या हो जाएगा, संभावी संसाधन है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मुंबई हाई कोर्ट प्रसिद्ध है किसके लिए। तो मुंबई हाई किसके लिए भाई प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए। तो मुंबई किसके लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन अभी कभी रट लो, वरना बाद में बहुत बड़ा पछताओगे, बता दे रहा हूँ पहले से ही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मोटा अनाज मतलब कनेक्शन क्या है कि ऐसा ना हो कि दाना मोटा, नहीं, खाने पीने में इसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, या जो तगड़ा होता है, पौष्टिक होता है, चना, मूंगफली, ज्वार, मूंग। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। तो समझ सकते हो किसी भी देश का जो इनकम है आप इसी हिसाब से लगा सकते हो कि उस वहाँ के लोग कितना कमाते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं और स्वास्थ्य कितना ठीक है। ऐसा ना हो कि कमा रहे हो लाखों रुपया और स्वास्थ्य में खर्चा कर दे रहे हो 80,000 रुपया, तो दिक्कत है। तो इस तरीके से आप इनकम का इस्तेमाल मतलब कि एक्यूरेट इनकम नहीं लगा सकते हो। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित है। किस तरीके से, किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित है, डिवाइडेड है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यमों से नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो रोजगार की शर्तों के हिसाब से क्या हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे समझ सकते हो अगला क्वेश्चन ये है कि अति लघुत्तरी है। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं, किन्हें 2 उदाहरण दीजिए। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन मतलब जिसका रिसाइकिल हम बार बार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे मान लो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक हम क्या कर सकते हैं, बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं। एयर है तो एयर का भी हम कर सकते हैं, समझ सकते कि नहीं। पानी है, पानी का भी कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को संगठित क्षेत्र में रोजगार की किन्हीं 2 विशेषताएं के बारे में लिखिए। क्या क्या विशेषताएं हैं भाई, इकोनॉमी पे असर पड़ता है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाता है। अल्प रोजगार किसे कहते हैं, अल्प रोजगार का कनेक्शन क्या है, बहुत कम मात्रा में रोजगार मिल जाना, थोड़ा सा मात्रा में रोजगार मिल जाना, उसी को अल्प रोजगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है अति लघुत्तरी वाला कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। भाई अगर खनिज नहीं बचाएंगे तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो लोहा ही है तो लोहा को अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा एक टाइम आएगा कि हमें जानबूझ के लोहा की आवश्यकता को हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक। या ये भी कर सकते हो कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए, क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। या ये भी कर सकते हो कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, देश के स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है, इसके बारे में लिख देना है। दीर्घ उत्तरी में आओगे तो यहाँ पे लिख दोगे कि भारत में मिट्टी के प्रकार का एक निबंध लिखिए कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में छोटा सा
ऐसे लिख देना, निबंध लिख देना। अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिख दो कि भू क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। या ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। या ये कर सकते हो कि उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे आ गया मानचित्र वाला, और इसमें ये नदी वाला है, बांध वाला है। तो नदी कृष्णा नदी कहाँ पे है ये लिख देना है, और उसको कहाँ पे मैप में दर्शा के इस मैप से डिनोट कर देना है। या सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है। ठीक, उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है, उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है, उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो इस तरीके से आप सभी को मैंने बता दिया कि 2023 के बोर्ड के पेपर में कैसे कैसे पेपर पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक ना, तो इसी तरीके के बोर्ड के पेपर पूछा जाएगा। ठीक, और चलो मैं आप सभी को एक बात मैं ये बता दे रहा हूँ कि बोर्ड का पेपर में किस तरीके से कॉपी लिखना है। ठीक ना, किस तरीके से बोर्ड के पेपर में कॉपी लिखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले खंड क डालोगे, खंड क में बहुविकल्पी का MCQ आप सबको को मिल जाएगा वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखना कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, ये समझ सकते हो। ये प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का, तो आराम से हेडिंग ब्लैक पेन से डाल के यहाँ पे लिख दो प्रवर्तन के नियम, या जो भी भूगोल का कॉपी है, किताब है। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, आसानी से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सभी को बोर्ड में कॉपी लिखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और इसी तरीके से गणित का भी कराऊँगा, विज्ञान का भी कराऊंगा, हिंदी का भी कराऊंगा, क्योंकि विज्ञान का करवा दिया गया है। ठीक ना, विज्ञान का इसका मैं करवा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो, देखो ये चीज़ देखो किस तरीके से बोर्ड में कापियाँ लिखी जाती है। यहाँ पर खाली अभी ढंग देख लो कैसे लिखा गया है, किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, इसी ढंग के साथ आप सभी को लिखना है, समझ गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।